गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 जून है। तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या स्टेट गवर्नमेंट के, तो आपसे उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आज महीने का पहला दिन है, तो आज आपकी शुरुआत बहुत से पीटी फैक्ट और मेंस टॉपिक से होने वाला है और यहाँ से बहुत से प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे इस पेपर से। तो ध्यान रखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ आप जो भी प्रश्न पीटी फैक्ट पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ पीटी फैक्ट के प्रश्न का उत्तर भी देने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। तो नए भारत की दिखी बुलंद तस्वीर, अर्थात देखिए बहुत प्रख्यात निवेश सलाहकार शोध एजेंसी मॉर्गन है, उसने भारत के बदलते स्वरूप के बारे में कुछ चर्चा की है कि विगत एक दशक में किस रूप से भारत ने तरक्की किया है, उसके संदर्भ में बातें की है। और मैंने पहले के वीडियो में आप लोग को क्या बताया था याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट है जो रेगुलर न्यूज एनालिसिस करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मैंने आप लोग को ये बातें नहीं बताया था। अगले 5 से 10 वर्षों में जो वर्तमान जो चल रहा है 23 और हार्डली 15 से 20 लेके चलिए, जहाँ पर भारत के संदर्भ में सभी की नज़रिया चेंज होगी। नज़रिया वो देश की हो या एजेंसी को हो या किसी प्रकार के संगठन की हो। मैंने आपको यहाँ तक बातें बोला हूँ 2025 से जो 2000 अगले जो 25 वर्ष का कार्यकाल है, भारत को यूएन जैसी संस्थाओं में अस्थायी सदस्यता देना मजबूरी हो जाएगा। अब इसके लिए विरोध प्रदर्शन जिस स्तर पर हो रहे हैं होने दीजिए, क्योंकि यह विश्व की मांग डिमांड होगी। क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट किया था कि विश्व की धुरी केंद्र बिंदु भारत बनता जा रहा है। तो भारत को किसी भी तरह से नज़रअंदाज करना उस संस्था के लिए, उस एजेंसी के लिए, उस संगठन के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। मैंने ये सब बातें आप लोग को बोली होगी। तो मॉर्गन रिपोर्ट जो आया है वो आपको यह स्पष्ट कर रहा है कि भारत कैसे शक्तिशाली बन रहा है अगले कुछ ही सालों में। वर्तमान में पिछले 10 सालों में उसने क्या किया है, किस तरह फेज ट्रांसलेट हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो शक्ति संतुलन का जो फेज है वो कैसे ट्रांसप्लांट हुआ है उसके संदर्भ में बात की है। तो किसी भी देश की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे हम आंक सकते हैं कि वो देश विश्व में अपना अलग स्थान बनाता है। मान लीजिए 100 देश है, उसमें अलग स्थान बनाता है। वो जितना रूप से आर्थिक रूप से सशक्त होगा और राजनीतिक रूप से संतुलित होगा, अर्थात वहां पर किसी प्रकार के गृह युद्ध नहीं होते या किसी प्रकार के घटनाक्रम से नहीं होते। राजनीतिक घटनाक्रम जो सत्ता को परिवर्तित करता हो, सत्ता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका ह्रास करता हो। तो ध्यान रखिएगा इस दोनों मामले में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो हम आर्थिकी संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी एजेंसी क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, भारत पिछले 10 वर्ष में व्यापक तौर पर बदल रहा है। ये वैश्विक और एशियाई विकास का केंद्र बन रहा है। मैं आप लोगों को पिछले कितने वीडियो से बोल रहा हूँ कि आने वाले कुछ समय में भारत केंद्र बिंदु होगा विश्व का। तो जब विश्व का होगा तो एशिया का भी केंद्र बिंदु ऑटोमेटिक होगा। तो देखिए वही लाइन आपको बोला गया यहाँ पर, फिर भी आप लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं कि ये एनालिसिस अचानक मेरे द्वारा नहीं शुरू किया गया है। मैं उन सभी तथ्यों को, किसी भी मुद्दे को है, किसी भी न्यूज को तथ्य के फैक्ट के आधार पर आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो तथ्य बता रहे हैं, आंकड़े जो बता रहे हैं आने वाले कुछ सालों में भारत की स्थिति क्या होगी। अब उसके लिए राजनीतिक लोग अलग मुद्दा बना सकते हैं, व्यक्तिगत मुद्दा आप अलग बना सकते हैं, हमारे पास समस्या अनेक है, पर उसके बीच भारत अगले कुछ वर्षों में क्या स्थिति लेकर आना। तो मैं लगातार कितने वीडियो में आप लोगों को बताया हूं कि भारत वैश्विक केंद्र बिंदु बनने वाला। अब देखिए वही लाइन सेम टू सेम आपको यहाँ पर मॉर्गन के द्वारा बोला गया है। तो आप सोच के देखिए, ये मेरी तो रिपोर्ट नहीं ना है, तो सोच के देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही टैली करते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों को दूसरे संदर्भ में समझने का प्रयास मत कीजिएगा
जितनी बताई जाए, जितनी पढ़ाई जाए, जितनी समझाई जाए, उस संदर्भ में अपने ज्ञान सीमा को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो होगा क्या, आपको चलना है दिल्ली, ठीक ना, तो आप पहुंच जाएंगे कलकत्ता, जस्ट अपोजिट, ठीक ना। तो फिर करना कुछ है, हो लाइफ में हो जाएगा कुछ और है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे। रिपोर्ट में भारत के भविष्य की सुनहरी तस्वीर खींची गई। अनुमान लगाया कि अगले 8 वर्ष में वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यात हिस्सेदारी दुगनी हो जाएगी, अर्थात 4.5 के आसपास हो जाएगी, जो वर्तमान में 2.234 इस तरह चल रहा है। आंकड़े बदलते रहते हैं ये सब आंकड़े, पर अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में भारत का जो निर्यात का वृद्धि हो जाएगा 4.5% हो जाएगा, और 2032 तक प्रति व्यक्ति आय मौजूदा $2200 से बढ़कर लगभग $5200 हो जाए, अर्थात $3000 की वृद्धि हो जाएगी। तो इससे कितना रुपया वृद्धि हो जाएगा भारतीय रुपया में आके, तो वर्तमान मूल्य पर तो बताइए यहाँ पर 1.82 लाख से बढ़कर 4.30 प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कहने का अर्थ है कि जितना जनसंख्या भारत की है और जितना भारत का जीडीपी है उसको डिवाइड कर दे, जीडीपी आकार जितना है रुपये में, उसको अगर डिवाइड कर देते उससे, तो जितना रुपया आएगा ना वही प्रति व्यक्ति आएगा। सिंपल सा तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका व्याख्या शाब्दिक व्याख्या पर मत जाइए, ठीक है ना। तो इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आप कि एक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा, वर्तमान में डॉलर का मूल्य क्या है, डॉलर मूल्य क्या है। और मैंने कभी आप लोगों को बताया था, समझाया था, डॉलर मूल्य क्यों घटता बढ़ता है। अब भारत की स्थिति डॉलर के अनुपात में कम है पर अन्य मुद्राओं के अनुपात में अधिक है। तो आप उन आंकड़ों को बताइएगा, कितने लोगों को याद है, मैं थोड़ा देखूं। अब नेक्स्ट यहाँ बात की गई है, भारत में महंगाई दर अब ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसका वजह है बैंकों में कर्ज भी सस्ते होंगे। रीजन उसके पीछे है कि जैसे कर्ज आपको बढ़े, कर्ज नहीं, जब आपको बैंक कर्ज देंगे लोगों को सस्ते दरों पर, तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे, कर्ज को लेंगे। तो लोगों के पास क्या होगा, तो आप लोग याद कीजिए सर्किल, जो मैंने आप लोगों को सर्किल समझाया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, उसके पास क्या आ रहा है, रुपया आ रहा है। अब रुपया आने का बहुत सा सोर्स है, तो एक मान लीजिए बैंक से रुपया उसको कर्ज ज्यादा मिल रहा है, तो अभी उसके पास मान लीजिए 100 रुपया है, कुछ दिन के बाद कर्ज मिल रहा है सस्ते दरों पर, ये मान लीजिए 1000 रुपया लेता है, तो इसके आय में 10 गुना वृद्धि हो जाता है, आने उसके बजट में वृद्धि 10 गुना हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जब इसके पास आय आएगा तो ये क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा कहीं भी, या तो वो प्लांट लगाएगा, या तो उद्योग करेगा, बिजनेस करेगा, या निवेश करेगा। तो बाजार में मुद्रा जाएगा, तो बाजार में मुद्रा जब जाएगा या तो भी खरीद भी कर सकता है। तो बाजार में जब मुद्रा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या करेगा, कंपनियां क्या करेगी, बहुत से कंपनियां वो सप्लाई करेगी उस डिमांड के अनुसार। तो कंपनी के बाद पैसा आएगा तो फिर मार्केट में निवेश होगा, तो निवेश में अंतर्गत फिर इस व्यक्ति के पास पैसा आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सर्किल ये आपको याद रखना जीवन भर, ठीक ना, केंद्र बिंदु इस सर्किल को याद रखना है कि कैसे रोटेशन करता है, आय आने से क्या मुद्रा मूल्य का क्या होता है प्रभाव भारतीय बाजार में, वो आप इस सर्किल से समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़े सभी को अच्छे तरीके से राइट डाउन की नोट्स में कर लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आज से पीडीएफ अपलोड होना शुरू हो जाएगा, तो आपको ये चीजें कवर हो जाएंगी। और हाँ, एक चीज और, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं या तो पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर डेली पीडीएफ अपलोड क्यों नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करता हूँ उसी टॉपिक का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एकदम सभी लोग अपने मन में, दिमाग में डाल लीजिए। रीजन उसके पीछे है, अधिक से अधिक डेली पीडीएफ आप लोगों को नहीं देना है। रीजन उसके पीछे कारण है कि सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आपके ऐप पर, युक्ति है इसके ऐप पर, आपको लगभग 158 पीडीएफ है। 158 पीडीएफ को आप जितनी दफ़ा हो सके 10 बार 20 बार पढ़िए, अंतिम रूप से सिलेक्शन आपको यही दिलाएगा। रीजन उसके पीछे जितने स्टैटिक्स पार्ट है लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। जो नए नए टॉपिक आएंगे, तो मान लीजिए अगले 1 साल तक आपको 50 टॉपिक और आएंगे, तो 150 इसको मान लीजिए, 150 इसको मान लीजिए, तो 200 टॉपिक से ज़्यादा आपको करना ही नहीं है।
और आपको एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा होगा भी नहीं। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको इसे सेलेक्टिव 20 टॉपिक निकालना है, उसके बाद मैं आपको लिस्ट दूंगा 20 टॉपिक का, जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है, वहीं से क्लियर हो जाएगा। इस फंडा को समझिए और वीडियो आप लोग देखिए, वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे बहुत सी चीज़ें समझ में। पीडीएफ में सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती है। पीडीएफ में स्टैटिक्स पार्ट आपको करंट के पेपर के साथ दिया जाता है, पर वीडियो आपको सारे आकलन कराते हैं। सो जो लोग पीडीएफ केवल लेते हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है उनसे, क्या करिए, वीडियो को पढ़िए, देखिए, समझिए। अब यहाँ बहुत से डाटे दिए गए हैं, तो उसको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में आंकड़ा दिया हुआ है, दुगनी हो जाएगी। उसके बाद विकास दौर की बात की गई है, मजबूत होती बुनियादी दौर, उसके बारे में बात की गई है। तो आपको क्या करना है कि आपको राइट डाउन कर लेना है, की नोट्स बना लेना है, और इसका पीडीएफ आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। आपको ऐप के ग्रुप में, कम्युनिकेशन ग्रुप है या तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला जो ग्रुप है, इन दोनों में शेयर करेंगे, ताकि मैं उसको आज इवनिंग में देख लूँ कितने लोग एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। देखिए, रिजल्ट चाहिए एकदम साफ शब्दों में, मेहनत तो करनी होगी, नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट की आस मत कीजिएगा, और अपना समय मत बर्बाद कीजिए, और मेरा भी समय मत बर्बाद कीजिए कि किसी से मैं 1 घंटा बात कर लेता हूँ, आधा घंटा बात कर लेता हूँ आप लोगों को बहुत कैजुअली, कि तो वो समय बर्बाद होता है। अगर आप इस तरह मेहनत नहीं करते हैं और लिखते नहीं है, आंसर राइटिंग में नहीं आते हैं, और बस केवल सपोर्ट चाहते हैं कि टीचर आपसे बात करे आधा घंटा 1 घंटा, तो अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। रीज़न उसके पीछे है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप 1 घंटा नहीं 2 घंटा हमसे बात कीजिए, सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा, सारे टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। और आप मेहनत नहीं कर रहे तो मैं आपको 1 मिनट का समय नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं दूसरे को अलॉट करूंगा ना, जो मेहनत कर रहा है, जो लिख रहा है, वो 10 की संख्या क्यों नहीं हो, 20 की संख्या क्यों नहीं, 50 की संख्या क्यों नहीं हो स्टूडेंट हो। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। रिजल्ट आपको चाहिए, आपको मेहनत करनी होगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक थोड़ा, सॉरी मैं भूल गया, इस टॉपिक को यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आपको आएगा, विकास और समृद्धि वाले टॉपिक में। और बीपीएससी एस्पिरेंट याद रखिएगा, आपको यह जीएस पेपर 2 में आएगा, इकोनॉमी वाले पार्ट में, ठीक ना, और इसको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, 1 लाख करोड़ की लागत से पूरे देश में बनेंगे अन्न भंडार गृह। तो वेयर हाउस बनने वाला है, 1 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है, उसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ध्यान रखिए, इसके जो सर्किल में आपको बताया हूँ वो सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ग्रामीण विकास जो है वो बहुत मजबूत होगा। और क्योंकि देखिए, ये सब वेयर हाउस टाउन में तो बनता नहीं है, उन दूर दराज इलाकों में बनता है जहाँ पर आपको भूमि ज़्यादा हो। तो ध्यान रखिएगा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो अर्ध शहरी क्षेत्र है वो आपको मजबूत होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा, जहाँ पर सरकारी नीतियाँ कैसे प्रभावित करती है, साथ ही ग्रामीण और अवसंरचना विकास के कॉन्सेप्ट के साथ आएगा ये टॉपिक। अब बीपीएससी एस्पिरेंट को क्या करना है, आपको पेपर 2 में इसको कवर करना है, ठीक है ना। और सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में आपको पिन किया हुआ है, या तो सिलेबस सर्च कीजिएगा ऐप पर, युक्तियाइस ऐप पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, फ्री है, डाउनलोड वहां से देख सकते हैं, कर सकते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, सिलेबस का राइट डाउन कर लीजिएगा, सिलेबस टॉपिक जैसे बताया गया वैसे उसको कवर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना मंजूरी दी जाएगी। अभी समझ ली, 1 लाख करोड़ रुपया कितनी बड़ी राशि होती है। इसमें खर्च किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक प्रखंड में, यहाँ प्रत्येक प्रखंड बात की जा रही है, 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। तो प्रखंड ब्लॉक कहाँ होता है, ग्रामीण इलाकों में होता है ब्लॉक। ये प्रशासनिक कड़ी का पहला स्थान होता है, जिसमें आपको इस तरीके से बटा होता है, पहले आपको ब्लॉक होगा, उसके बाद जिला होगा, जिला के बाद आपको सब डिविजनल होगा जिसे अनुमंडल बोलते हैं, उसके बाद आपको राज्य होगा। ये सबसे निचली कड़ी, उससे भी निचली एक पंचायत होती है, पंचायत ऑफिस होता है, पर ये इसी के अंडर काम करता है। ध्यान रखिए, सबसे प्रमुख इकाई आपको प्रशासन, अगर विकास हमको भेजना है ना, विकास केंद्र से भेजेगा तो इसी यहीं पर जाएगा सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, प्रत्येक ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाला गोदाम बनाए जाएंगे। उसके बाद देश में फिलहाल कुल 1450 लाख टन अन्न भंडार क्षमता है। सोच के देखिए, देश में कितने अन्न भंडार,
तो पीटी फैक्ट आपको यहाँ से निकल गया। साथ ही साथ अब सहकारिता क्षेत्र में 700 लाख टन अतिरिक्त क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो हमको और भी हम संपन्न होंगे और भी बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। अगले 5 वर्षों में भंडारण क्षमता बढ़कर 2150 लाख टन हो जाएगा। सोच के देखिए, उसके बाद जो समस्या हम लोग, जो उसका निर्यात भी बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे, और भी बहुत सी समस्या उसका हम थोड़ा सा समाधान बेहतर करेंगे। योजना के 4 उद्देश्य है, इसको ध्यान रखिएगा। योजना के 4 उद्देश्य है, तो उसमें क्या क्या है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो देखिएगा, इस योजना के 4 उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, पहला अन्न भंडारण है, दूसरा नियंत्रण है, किसानों को पौने दाम पर जो फसल बेचने से रोकता है, उसके आयात पर निर्भरता को कम करना है, और बार बार भारत निर्यात की बात कर रहा है, गाँवों के रोजगार के अवसर को सृजित करना है। 4 उद्देश्य, इसको ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न पूछ सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन। तो किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भंडार गृह जो योजना लाया गया है, वो भारत के ग्रामीण इलाकों के उद्देश्य को पूर्ति करता है। तो आपको यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह बहुत से क्षमता का विकास किया जा रहा है, ये आंकड़े आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कवर कर लीजिएगा। अब गोदामों की कुल उपज, जो वर्तमान भंडार क्षमता के तहत गोदामों की कुल उपज का 47% तक ही रखा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार गोदाम अभाव 12 से 14% अन्न बर्बाद हो जाता है। जो आप लोग देखते हैं ना, चूहा खा जाता है या सड़ जाता है, बरसात में रखे रखे बेहतर प्रबंधन नहीं हो पाता, जिसके कारण जो उत्पादन का जो आता है गोदाम के पास, वो उसके पास 12 से 14% अन्न बर्बाद हो जाता है। अगर ये बेहतर तरीके से हम लोग इसका अच्छे से संवर्धन कर पाएंगे, तो क्या हो पाएगा, ये हम जनता तक पहुंचा पाएंगे और भी बेहतर तरीके से। अब ध्यान रखिएगा, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सिस्टम सिटीज 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी इसी बैठक में दी गई है। नीचे हम लोग बात करेंगे, अभी क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और यह योजना 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा, तो वेट करेंगे इसके स्ट्रक्चर पार्ट को समझने का, क्या क्या सरकार इसके संदर्भ में दिशा निर्देश लेकर आएगी, तो हम लोग फिर कभी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये पीटी फैक्ट है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, जिसमें BHEL सुपर रैपिड टॉप का आपको शामिल किया गया है। इसमें पीटी फैक्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1 लाख तक के लोन की सिफारिश की गई है संसदीय समिति के द्वारा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो कितने लोगों को याद है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया, इसके लक्षित वर्ग कौन कौन से हैं? चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इस पर पहले भी मैं चर्चा किया हूँ। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा, सरकारी योजना और समृद्धि के टॉपिक में। तो आपको बीपीएससी वाले स्टूडेंट कहाँ आएंगे आपको, तो ध्यान रखिएगा, आपको यह पेपर 1 में भी आ सकता है, ठीक ना, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आईआर से जोड़ के आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खबर होती है उससे जोड़ के पूछा जा सकता है, नहीं तो पेपर 2 में तो डेफिनेटली यहाँ आपको पूछा जाएगा। तो ज़्यादा उम्मीद है पेपर 2 में ही आने का, ठीक ना, पर तैयार रखिएगा पेपर 1 के संदर्भ में भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संसदीय समिति ने एक बैठक में क्या लिया कि इसके तहत 3 साल पूरे होने पर आपको 42 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कम दर पर क्या 10,000 तक का जो ब्याज मुक्त कर दिया जा रहा है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों में सबसे आगे है। संसदीय समिति ने कहा कि इस योजना के धन की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आपको रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनको दुकान औपचारिक रूप से बुकिंग व्यवस्था की गई है और उनको ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इनको और ऋण की व्यवस्था दी जा रही है, लगभग 1 लाख करोड़ के लोन के दिया जाएगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा। 3 अग्रणी राज्य, जो 4 अग्रणी राज्य, उसका 5 राज्यों का आपको क्रम देख लीजिए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को दिया गया, मध्य प्रदेश को, तेलंगाना को, महाराष्ट्र को, गुजरात को। तो आप देख सकते हैं किन राज्यों में सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया, इसके आंकड़े आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध में यह टॉपिक आएगा। प्रधानमंत्री जो प्रचंड है नेपाल के, और भारतीय प्रधानमंत्री जल्द ही वार्ता करेंगे, जिसमें ऊर्जा व्यापार सहयोग पर चर्चा होगी। द्विपक्षीय संबंध में यह आएगा। ध्यान रखिएगा, यह जो बैठक होगी उसमें ऊर्जा, संपर्क, व्यापार जैसे क्षेत्रों आदि भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने जोर दिया जाएगा। और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री कार्यभार संभालते हैं, तो उसमें
प्रचंड की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने के जो प्रयास किए जाएंगे, तो जिस दिन बैठक होगा ना, उनके साथ बैठक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस न्यूज आया, इसको एक्टिव मोड में देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण अनुकूलन परियोजना के लिए सिटी 2.0 कार्यक्रम, मैंने यहाँ पर लिखना टॉपिक भूल गया हूँ, तो याद रखिएगा यूपीएससी के जीएस पेपर यह 3rd में आएगा, ठीक है। सिटीज प्रोग्राम जो आपको क्या करता है, यह सिटी से यानी जो शहरी अवसंरचना होता है वहां पर बेहतर प्रबंधन की बात करता है, उससे संबंधित रूपरेखा भी तैयार करता है। और बीपीएससी वाले स्टूडेंट जीएस पेपर 2 में आपका आएगा, और इससे रिपोर्ट से संबंधित कार्यक्रम डायरेक्ट सिटी 2.2 कार्यक्रम पर्यावरण अनुकूल परियोजना को कैसे शहरी विकास को विकसित करता है, तो इसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इसके तहत क्या किया जाएगा, तो सिटी इन्वेस्टमेंट टू द इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन सिटीज, जिसे 2.0 कहा गया। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए सिटीज 1.0 कब आया। और इस पर मैं चर्चा भी किया हूं पहले, जो लोग स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट को पता है, सिटीज 1.0, ठीक है। तो ये कब आया था, तो यह ध्यान रखिएगा, इसके जरिए शहरी स्तर पर एकीकृत कचरा प्रबंधन, राज्य के स्तर पर पर्यावरण अनुकूल सुधार कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती। तो सोच के देखिए, सिटी योजना तीनों स्तर पर काम कर रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया ना। तो आपको ध्यान रखना, इस टॉपिक को अच्छे से मेंस ओरिएंट कर लेना है कवर, तो ताकि सारे आंकड़े आपके लिए उपलब्ध हो, आपको अच्छे तरीके से कवर कर दे। अब देखिए, जिसमें फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपीय संघ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भी सहयोगी करेगा, अर्थात बहुत से आपको क्या करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल संगठन भी इसके साथ भारत के इस सिटीज 2.0 के साथ सहयोग हाथ मिलाकर काम करेंगे, जिसका कार्यक्रम है 1760 करोड़ रुपए का लोन दिया, जबकि यूरोपीय संघ तकनीकी सहायता का अनुदान देगा। सिटीज 1.0 कार्यक्रम 12 शहरी स्तर पर आपको प्रोजेक्ट संचालित किए गए थे। राज्य के रूप में उड़ीसा का क्या किया, क्षमता निर्माण योजना चलाई गई थी, पायलट प्रोजेक्ट। अब ध्यान रखिए, एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिएगा। आप लोग शहरी राष्ट्रीय, देखिए आप क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर, क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करें। इस पर बहुत से आपकी योजनाओं के संदर्भ में मैं चर्चा किया हूँ, तो योजना कौन कौन से सरकार ला रहे हैं जिससे एकीकृत प्रबंधन डेवलप किया जा सके, अम्ब्रेला योजना को डेवलप किया जा सके। तो वैसे कौन कौन से योजना है जिसको आप शामिल करवाना चाहेंगे, या इन योजनाओं का असर देखने को मिलता है, तो आप उसके संदर्भ में चर्चा कीजिएगा। अब सिटीज 2.0 कार्यक्रम पहले के अनुभवों के आधार पर बहुत से 18 स्मार्ट शहरों का चयन करेगा, उसको पर्यावरण अनुकूल चर्चा करेगा, उसको सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास किए। क्लियर। इस योजना के तहत आपको ध्यान रखना है, शहरी एकीकृत, राष्ट्रीय स्तर पर शहरी एकीकृत प्रणाली को डेवलप करने के लिए कौन प्रबंधन तकनीक डेवलप किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें नेशनल इंडेक्स दिखावा, गांव में परिवर्तन की पूरी तस्वीर। सोच के देखिए ऐसे कितने क्वेश्चन आपको मेंस के पूछे जा सकते हैं आज के ही पेपर से। अगर आज के पेपर से आपको देखने को मेंस के लगभग 4 से 5 टॉपिक है ना, आपको आज बनाए जा सकते हैं, जहां से डायरेक्ट प्रश्न आपको यूपीएससी में या तो स्टेट पीसीएस, बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। सभी जगह ग्रामीण विकास की चर्चा की जा रही है। ग्रामीण विकास इस साल आपको प्रश्न आने वाले में पहले भी गेस किया हूँ। अब उसके बहुत से डायलेमा है, प्रश्न आएंगे, अब प्रश्न लड़ जाएगा, टैली हो जाएगा, तो फिर बोलिएगा सर मैंने किया ही नहीं था, तो उससे पछतावे कुछ न होगा। जब अभी करिएगा काम तो उसका कुछ असर भी होगा। मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, और हमारे पास स्टूडेंट दृष्टि आईएएस से लेकर सभी कोचिंगों, खान सर, बहुत से जो टीचर हैं जो इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, पर दैनिक जागरण रिलेटेड चीज़ें कोई नहीं कवर करा रहा है जो एग्जाम में टैली हो रहा है। तो बहुत से लोगों का कॉल आ रहा है, सपोर्टिव कॉल आ रहा है कि सर आप गाइड कीजिए, चीज़ों को कवर कीजिए। तो देखिए इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े संस्था अपने वर्चस्व को बनाए हुए हैं। उन स्टूडेंटों में अगर एक ही स्टूडेंट वहाँ का भी जाना है, तो आने वाले कुछ समय में 100 जानेंगे, कुछ समय में 1000 जानेंगे। तो यह हमारा जो अंतिम जो प्रयास किया जा रहा है युक्ति है इसके संदर्भ में, कि उन लोगों तक पहुँचना जो चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो यह मेरा कहीं सपना, हमारी टीम की सपना साकार होते हुए दिख रही है, एक आस की बिंदु नजर आई है। तो ध्यान रखिएगा, बिना आपके सपोर्ट के नहीं होगा।
जो भी स्टूडेंट मेहनत करते हैं, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, जो भी लगातार लिखने का प्रयास करते हैं, टेस्ट में लिखने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको है ना उस रिजल्ट आप लोगों का जरूर आएगा। बस उसमें जितना सहयोग आप कर मेरे द्वारा आप लेना चाहते लीजिए, बस मेहनत कीजिए। एक प्रयास एक और टीम इसी सपोर्टिव में कॉल जो आया था उसके संदर्भ में एक डिसीजन ली है कि आपको जो दैनिक जागरण का 15 डे में टेस्ट लेने का प्रोग्राम था ना, उसको घटाकर सप्ताह वीकली कर दिया गया है। प्रत्येक मंडे को टेस्ट होगा इससे रिलेटेड, ठीक ना। तो 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड इवनिंग में आपको यूट्यूब पर आपको एनालिसिस मेरे द्वारा करा दिया जाएगा उस क्वेश्चन जैसे पिछला कराया गया था। तो आप लोग तैयार रहिए। आप 4 दिन है तो लास्ट एक वीक का मान लीजिए, इस वीक से आने संडे, लास्ट संडे टू संडे तक आप सारे न्यूज़ को देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न होंगे आपको, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा। अब जो सपोर्टिव मैसेज आता है तो उससे मैं और एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो जाता हूँ, तो आपके लिए बहुत कुछ मैं लेके आऊँगा। तो बस आप लोग मेहनत कीजिए, हमारा सपोर्ट आप लोग के साथ होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोग को हाल ही में चर्चा किया था, 9 योजना की बात की थी और प्रश्न भी मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर किया था। देखिए उसकी चर्चा फिर आ रही है। अब मैंने उस दिन गैस भी किया था, आप लोग को याद होगा कि आने वाले एग्जाम में से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि यह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण 9 योजना की सूची देता है। तो आपसे यह डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए देखिए कुछ योजनाओं के संदर्भ में चर्चा रखिएगा, यहाँ पर बात की गई है। देखिए पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया है कि शुरू किया है आपको पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पर शुरू किया? महाराष्ट्र में। नेशनल इंडेक्स डेवलप किया जाएगा जिसके आधार पर यह बात की जाएगी कि गांवों के विकास में अपनी प्राथमिकता बताने वाली जो सरकार है वर्तमान में मोदी सरकार, वो पहली बार देश में पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है जो ग्रामीण पंचायतों के नेशनल इंडेक्स डेवलप करेगा। अर्थात कौन पंचायत बेहतर पर कार्य कर रहा है उसको पुरस्कृत किया जाएगा या उसके लिए स्पेशल रेफरेंस क्रिएट किया जाएगा। तो ये देखिए मैं कितनी दफा आप लोगों को बोला हूँ, नींव जब मजबूत होगा तो देश मजबूत ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर हमारा नींव ही कहीं न कहीं कमजोर हो जाता था। हमारे यहाँ शक्तियां उसको दे दी गई है पर आय के संदर्भ में बहुत सी चीजें नहीं दी गई। तो अब ये देखिए इंडेक्स डेवलप करने से क्या लाभ हो जाएगा। अभी सोचिएगा आप लोग, सर रैंकिंग अगर मिल भी जाएगा 1 2 3 4 मिल भी जाएगा तो उससे लाभ क्या हो जाएगा। देखिए लाभ डायरेक्ट नहीं मिलता, इनडायरेक्ट मिलता है। रैंकिंग में मान लीजिए जो टॉप पर आएगा वो केस स्टडी बनेगा ना। जैसे आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में बोल रहा, अवशिष्ट प्रबंधन के लिए, अवशिष्ट प्रबंधन के लिए जैसे छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर आपको क्या है, केस स्टडी है। पूरा विश्व, पूरा भारत उसको देखता है, उसके केस स्टडी को लेकर अपने देश में लाता है। अब स्वच्छता अभियान के लिए इंदौर एक केस स्टडी है, पूरा देश में उसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आप गाना सुनते होंगे ना, कचरा निकालो, कचरा वाला गाड़ी आया, क्या ये कौन गाना आप लोग को सॉन्ग सुना है, जब कचरा लेने आता है लोग, घर से कचरा निकालो लगाना, वो कहाँ से आया? इंदौर से आया ना। पूरे देश में ये गाना गूंज रहा है अलग अलग भाषाओं में। तो ये मॉडल क्रिएट करता है जिससे इनडायरेक्टली आपको ग्रामीण विकास के लिए लाभ देगा, उसको संतुलित करने के लिए। तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र में पहले ये शुरू किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। इसके जो भी रेफरेंस आएंगे, जो भी इसके आंकड़े आएंगे, उसको आकलित करके पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इसके लिए देखिए न सिर्फ सतत विकास लक्ष्य, अब मैं आप लोगों को क्या बोला था, एसडीजी जो आपको एसडीजी गोल है उसे याद रख लीजिए, रट लीजिए पूरी तरह। अब यह हमेशा आपको काम देगा। तो चलिए, आप लोगों को कितने लोगों को याद है कमेंट सेक्शन में लाइव ही लिखिएगा। एसडीजी गोल क्या क्या है? 17 लक्ष्य है, इसके उप 169 है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें याद होनी चाहिए आप लोग को। और ये सब प्रश्न जब आएगा एग्जाम में तो कहीं ना कहीं मिस कर दीजिएगा आप लोग, तो क्या होगा, रिजल्ट पढ़ा हुआ चीज आप लोग नहीं लिख कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रयास कीजिए। मेरा मुंह थक गया आप लोग को बोलते बोलते कि आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए बच्चे, आंसर राइटिंग कीजिए। सिलेक्शन आपको वहीं से होगा। बाकी फिर भी आप लोग अपनी कहानियां अपनी रोना रोते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। कैसे सिलेक्शन होगा सोच के देखिए। आप बेस्ट बनिएगा तो ही तो सिलेक्शन होगा ना। आप एडजस्ट हो रहे हैं, बेस्ट बनने का प्रयास ही नहीं कर रहे पर एडजस्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्षमता डेवलप कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, विश्वास मानिए।
अगर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में टैली हो रहे हैं, वो बीपीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, पीटी का हो या मेंस का, तो आप सही दिशा में। मेरी बातें अगर कही जा रही है और वो कहीं आपको रिपोर्ट में दिख रहा है, कहीं एजेंसी द्वारा बातें की जा रही, किसी संगठन में बातें की जा रही, तो भी आप ये समझिए कि आपकी पढ़ने और समझाने की कला भी सही दिशा में, क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं जो विश्व में चल रहा है, तभी तो उसके शब्द आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप हमारी तरफ से सही दिशा दी जा रही है, बस आप लोग को क्या करना, मेहनत करना, लिखना, आगे बढ़ना। ठीक है। अब देखिएगा, इस ग्रामीण पंचायत को पारदर्शी बनाने के लिए, सुशासन का संदेश पहुंचाने के लिए सब काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतिस्पर्धा पंचायतों का आकलन के लिए, लेकिन अब इस पहली बार देश में क्या ग्राम पंचायत को नेशनल इंडेक्स डेवलप किया जाएगा। याद रखिएगा, इस इंडेक्स के लिए किनकी रिपोर्ट समिति बनी है, इसका याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के लिए। तमिलनाडु के कैडर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जय श्री रघुनंदन के नेतृत्व में, जय श्री रघुनंदन, तो पीटी फैक्ट याद रखिएगा कि एक समिति का गठन किया गया है जो क्या करेगा, यह समिति नेशनल इंडेक्स तैयार करेगा। सबसे पहले महाराष्ट्र के 100 ग्राम पंचायतों को इंडेक्स पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करेगा, उसके बाद बहुत सी चीजें की जाएगी, बातें की गई है। तो याद रखिएगा, नीचे एक न्यूज है और भी 9 सरकारी योजना के साथ, उसी में आपको इसको टैली करके कवर करना है। सरकार के 9 सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण विकास को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास किए हैं। हाल ही में नेशनल इंडेक्स कॉन्सेप्ट या नेशनल इंडेक्स से संबंधित जो खाका तैयार किया गया है, वो कैसे ग्रामीण विकास को बेहतर बनाने में सरकार के नीतियों का समर्थन कर सकता है या बना सकता है। आपको ये प्रश्न पूछ सकता है, इसी लाइन याद रखिएगा, इसी टाइप से। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। अब देखिएगा, राजस्थान वाले जो लोग होंगे, 5 प्रोजेक्ट का सहारा राजस्थान में दिया गया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। राजस्थान में जो पीसीएस तैयारी करते हैं, वो आंकड़े को थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, वहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। बाकी अन्य स्टेट वाला बस जानकारी रखिएगा कि राजस्थान में इतने प्रोजेक्ट के रुपये दिए गए हैं। 15 लाख घरों के लिए वाटर कनेक्शन व्यवस्था की जा रही है। परियोजना है कि लगभग सीकर में झुंझुन परियोजना स्टार्ट किया, बहुत से पैसे रुपये दिए गए हैं, बस इतना याद रखिएगा। पर राजस्थान वाले को क्या करना है कि 22,854 करोड़ की जो 5 पेयजल परियोजनाओं को 1/3 राज्य जो दी गई है 15 लाख से अधिक घरों के लिए, जो योजना लाई गई है, उसको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आगे आते हैं, कहाँ गए जी, न्यूज। और देखिए, आप लोग सपोर्टिव मैसेज कीजिए, ठीक ना, ग्रुप में कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर, सॉरी यूट्यूब ग्रुप पर कीजिए, लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितनी हमारी क्षमता उसके अनुसार उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। रीजन उसके पीछे है कि आप लोग या तो हमारे सपोर्टिव मैसेज सपोर्ट में नहीं होंगे, या तो चलो यार है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कॉन्सेप्ट अपनाए हुए चलिए, आपको काम तो निकल रहा है ना। क्या जरूरी है यूपीआईएस बड़ा होकर बड़ी टीम बने, क्या जरूरी है देश में एक अलग न पहचान बना सके, जहाँ पढ़ने के बाद उससे डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले, क्या जरूरी है। आपका काम बन जाएगा, आप अधिकारी बन जाएगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला कॉन्सेप्ट अपनाए हुए। कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, फिर भी हम लगे रहेंगे। याद रखिएगा, एक दिन, मैं बहुत जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। अगर एक बार मैं डिसाइड कर लेता हूँ ये काम करना है, तो मजाल है कोई मुझे उससे टिका लेगा। नहीं तो 1000 से ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ अभी तक, दैनिक जागरण का आप लोग 200 से 250 300 वीडियो अपलोड हो गया होगा। ये आम बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। मुझे पता है आने वाले समय में जब इसका डिमांड बढ़ेगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग इधर हो गया मेरे द्वारा, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में राष्ट्रीय एकता अखंडता में ये टॉपिक आएगा, क्षेत्रीय मुद्दे में आएगा। इससे पहले मैंने न्यूज़ 7 मई को इससे संबंधित जो बातें थी मैं कर चुका हूँ। उसके कॉन्सेप्ट को वर्तमान में सरकार जो ला रही है उसको कॉन्सेप्ट को ऐड कर लीजिए। कुछ नहीं कर रही है सरकार, क्या कर रही है, वार्ता कर रही है। वार्ता दौरा स्टार्ट की जो त्रिस्तरीय होगा, त्रिस्तरीय संदर्भ में, जिसमें मेथी समुदाय, नागा समुदाय, सरकार और उसके बाद जो पक्ष और भी है सरकार के पक्ष, उसके संदर्भ में चर्चा की जाएगी और इसका निदान किया जाएगा। अभी मैं इस पर एक्टोरियल चर्चा करूंगा
क्या यह क्षेत्रीय विरोध आरक्षण का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, उस पर चर्चा करूंगा। इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पीटी फैक्ट यहाँ पर है। केसीआर जो चंद्रशेखर राव है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, एक ब्राह्मण सदन का उद्घाटन करते। तो यह क्या है, इसको पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग कवर कर दीजिएगा। इसमें बातें की गई है ब्राह्मण सदन में जो ब्राह्मण वर्ग है उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, समाज में बेहतर अवसर देना, इसके लिए लाभ देना है। और ध्यान रखिए बहुत जरूरी है, समाज के सभी वर्गों को बेहतर। अभी भी देखिए ब्राह्मण वर्ग, देखिए इसको गलत तरीके से मत समझिएगा। देखिए समाज में सभी का दायित्व अपना अपना, कर्तव्य अपने अपने हैं। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जो हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ है उसका आचरण व्यवहार में लागू करवाना है ना। जो हमारे यहाँ जो एक, ताकि एक शिष्ट समाचार में बोल रहा हूँ, सॉरी, शिष्ट समाज, शिष्ट परिवार और शिष्ट व्यक्ति का निर्माण किया जा सके। जो शब्द में यूज किया उसे समझिएगा। ऐसे ही हर जगह है, सबका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, एक शिष्ट समाज का निर्माण करना। तो कुछ कालांतर में कुछ अवरोध उत्पन्न हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण वर्ग में हुआ। कुछ कुरीतियां आती है समय के साथ, व्यक्ति जन्म के साथ मरने तक में, ध्यान रखिएगा, जो जन्म लेता है सबसे पवित्र होता है और मरने तक सबसे अशुद्ध होता है ना। इस बीच में बहुत से कार्य गतिविधि उसके द्वारा किया जाता है। इस व्यक्ति का आकलन अंत में इसी आधार पर किया जाता है उसके कार्य गतिविधि कैसे है। सभी व्यक्ति के साथ यह लागू होता है। ऐसे ही ब्राह्मण वर्ग का जो पुरातन इतिहास है बहुत स्वर्णिम है, इसमें कोई दौर है ना। अभी भी बहुत से ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण व्यक्तिगत तौर पर ऐसे हैं जो उच्च क्वालिटी के हैं, उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जो शास्त्र और उसके संदर्भ में समाज में इस शिष्टाचार को डेवलप करना चाहते हैं। कुछ के कारण सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो इसके लिए एक ऐसा सदन बहुत जरूरी था जो समाज को है ना इसके दायित्व को समझाने के लिए प्रयत्न कर सके। तो यह याद रखिएगा, यह कहीं ना कहीं बेहतर समाज के निर्माण के लिए कार्य करेगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, पॉजिटिव मैसेज के साथ इसको कवर कीजिएगा। नेगेटिव तो 50 लोग बचाने को तैयार है। देखिए यहाँ भी मैं भूल गया टॉपिक देना, अरे समय हो जाता है व्यस्तता के कारण जल्दी जल्दी करने में, फिर भी 2.5 घंटा लग जाता है। इतना जो अंडरलाइन करता हूँ, टॉपिक का सिलेक्शन करता हूँ, फिर भी चलिए कोई टॉपिक है। ये आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा, जहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में बातें की गई है, ठीक है ना। वहाँ पर आएगा बीपीएससी वाले पेपर 2 के लिए, याद रखिएगा ज्योग्राफी वाले पार्ट में आएगा, वहाँ से कवर किया जा सकता है। बाघों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में एआई उपयोग करेगा। तो ये केस स्टडी देखिए मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाया जाएगा। मैं हमेशा केस स्टडी को बोलता हूँ, आप लोग स्टडी कीजिए, मॉडल को स्टडी कीजिए, क्या होगा वो आपके कार्य देगा। अब मध्य प्रदेश मॉडल क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्या करता है कि यह बाघों का है ना, बाघों का निरीक्षण बेहतर तरीके से करता है। जंगल, मान लीजिए इतना बड़ा जंगल है तो जगह जगह पर टावर लगा दिया है, ऊंचा टावर, जहां से हाई रेजोल्यूशन है। ऐसा है कि 8 किलोमीटर के दायरे में बाघ जो भी गतिविधि कर रहे हैं उस पर नजर रखी जा सकती है। तो ये क्या है, इसमें हम लोग एआई जब कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ देंगे तो ये और भी व्यापक हो जाएगा, और भी उन्नत हो जाएगा। तो इसी को लेकर बाघ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA आने वाले कुछ वर्षों पर काम करेगा। तो यह न्यूज है। तो चलिए क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, इसके तहत कौन कौन से अधिनियम कार्य करते हैं, वर्तमान में बाघ की स्थिति के संदर्भ में इसने क्या क्या कार्य किए हैं। कुछ प्रोजेक्ट लाया है, उसका नाम जरूर बताइएगा। केवल टाइगर प्रोजेक्ट ही नहीं है, और भी बहुत से प्रोजेक्ट इस प्राधिकरण के द्वारा लाए गए हैं। तो उसका रेखांकित कीजिएगा उसके बारे में, और इसका आंसर आप लोग क्या करना है, UTIS के ऐप पर सेंड कर देना है। चलिए आगे हम बात करेंगे दुष्कर्म के झूठे मामलों में खतरनाक होती वृद्धि। याद है कुछ दिन पहले मैंने केस स्टडी एक पढ़ा रहा था, कवर कर रहा था पुराना, जो 1-2 महीने पहले शायद में भी, जहां पर मैंने एक बोला जितना महिला को सुरक्षा दिया गया है ना उत्पीड़न के संदर्भ में, उससे कहीं अधिक उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए पुरुष को जवाबदेह बना दिया गया है।
अर्थात कोई भी गलती हो पुरुष ही जवाबदेह होगा। अब मैं उस दिन आप लोग को याद होगा बोला था उस दिन कि महिला उत्पीड़न में जितना पुरुषों का योगदान नहीं होता उससे कहीं महिला ही वर्ग का होता है। ये आपके आसपास के क्षेत्र में आपके वातावरण में समझ देखते होंगे, समझते होंगे। अगर एक बच्ची उत्पीड़न को समझिएगा, केवल मारपीट से ही नहीं मत समझिएगा। अगर एक समझ जाते हैं उत्पीड़न का अर्थ केवल मारपीट से ही, तो एक संकीर्ण मानसिकता हो जाएगी। इसको व्यापक बनाने की जरूरत है। उत्पीड़न हर क्षेत्र से हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बच्चे का जन्म लेती है तो सबसे अधिक इसको सपोर्ट में कौन खड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि उसका पिता है ना उसको सपोर्ट में नहीं होगा, नहीं तो पिता इसके सपोर्ट में होता है। इसको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, भाई रखता है। और इसको समानता के बराबर अधिकार देने का कार्य कौन करता है, आपको इसका पति करता है। एकदम बराबर ला के अर्ध नारीश्वर इसको दिया जाता है, अर्थात समान व्यवहार लाने को कहता है। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों स्तरों पर इसका आंशिक उत्पीड़न कौन करता है, सोच के देखिएगा। यहाँ पर हर बात रोक टोक के लिए महिला ही जिम्मेदार होती है। अपने आसपास या खुद में झांकिएगा एक बार, क्या महिला इसके लिए जवाबदेह होती है कि नहीं होती। तुम यहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े मत करो पहनो, वैसे मत करो, या ये मत करो। अपने बेटे को नहीं कहेगी पर अपनी बेटियों को जरूर कहेगी। तो रीजन उसके पीछे यही, जब व्यापक स्तर पर हम इसको देखने लगते हैं छोटे छोटे बिंदुओं को, व्यापक स्तर पर देखते तो महिला उत्पीड़न के संदर्भ को हम अलग तरीके से समझने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूरा इकोसिस्टम ऐसा है कि मान लीजिए मेल और फीमेल का कोई विवाद आया तो बिना इसका अंतिम परिणाम जाने हुए ही पूरा समाज मेल फीमेल की तरफ झुका हुआ नजर आएगा। कोई भी मुद्दा रहे, आप उसको एग्जाम्पल निकाल लीजिएगा, उसमें पूरा समाज पूरा सोसाइटी क्या करेगा, उसमें आप भी शामिल होंगे, उस फीमेल के प्रति झुके हुआ रहेगा कि नहीं महिला उत्पीड़ित है, इस पर पुरुष ही बदमाशी किया होगा, मारपीट किया होगा या बहुत सी किया। अब इसका कोई रिजल्ट अभी नहीं, बस एक घटना आपके सामने आई होगी कि दोनों लड़ाई झगड़ा, मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष रोड पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, महिला और पुरुष, तो इसमें महिला हमेशा है ना क्या होगी, उसको सपोर्ट मिल जाएगा समाज के प्रति, उस पुरुष को रोका जाएगा। क्यों नहीं, महिला वही वही महिला वो उसको उत्पीड़न कर। मैं ऐसे एग्जाम्पल हजारों जानता हूँ, ऐसा नहीं है। वो इसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने एक सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में झूठा केस दर्ज करने वाली एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ क्या किया, केस दर्ज कर दिया। अब ऐसा क्यों किया गया सोचिए। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म जघन्य अपराध है, लेकिन इसे झूठे आरोपों से दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता है। देखिए होता क्या है, आप देखते होंगे कोई मेल और फीमेल पहले फ्रेंड होते हैं, कुछ वर्ष दिनों तक वो अच्छे से रहते हैं। मान लीजिए बहुत से केस स्टडी देखे होंगे, हाल ही में घटना हुआ मारकाट जहाँ हुआ है, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल ठीक चला, चौथा साल इनके साथ रिश्ते बदल गए, बिगड़ गए। इस दौरान 1 से 2 से 3 वर्षों में फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए, तब तक यह सही था। जैसे ही ये दोनों अलग होते मेल और फीमेल, तो यहाँ पर महिला क्या करती है, बलात्कार का केस करती है सबसे पहले। जब तक 3 साल तक वो सहमति के साथ वो रही होगी। अगर बलात्कार होता तो 3 साल के बीच आपको ये सब चीजें स्पष्ट हो जाती ना। पर कोई व्यक्ति विशेष साथ में है तो ठीक है, जैसे ही वो अलग हो जाए बलात्कार के संदर्भ में आ जाएगा, झूठे शादी का झांसा देकर हमारे साथ बलात्कार किया, तो ये क्या है, एक झूठा आरोप है। अब शादी का झांसा दे दे रहा है, तो क्या आपके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि व्यक्ति विशेष शादी हो जाने के बाद हमको फिजिकल रिलेशनशिप करना है। अगर कोई लड़की न चाह ले तो कोई कौन होटल है जी, ओयो होटल कैसे पहुंच जाएगी। कोई लड़की का बदन से कपड़ा कैसे उतार लेगा, उसमें कट टू कट बात बोलूँ, अगर सहमति नहीं है तो कैसे उतार लेगा। अब मान लीजिए किसी तरह वो सहमति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाती है, और किसी कारणवश, बहुत से कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैं पुरुष ही इसके लिए जिम्मेवार है कि उसका रिलेशनशिप टूट जाए, महिला भी जिम्मेवार हो सकती है। अब रिलेशनशिप टूट गया तो सीधे लड़का पर बलात्कार का केस लगाती है कि मेरे साथ बलात्कार किया, वो 1 2 3 साल तक क्या कर रही थी। यहाँ ये समझने वाला है, इसी मामले में, ऐसे ही मामलों में झूठे आरोप लगाए जाते हैं, और पूरा इकोसिस्टम ऐसा है न्यायपालिका का, लोगों का, कि पुरुष के खिलाफ
खड़ा हो जाता, महिला के सपोर्ट में आ जाता तो बेचारा प्रताड़ित होता। और ऐसा विधि कानून है ही नहीं कि इस मेल सिस्टम को सपोर्ट किया जा सके कि नहीं अभी तुम आकलित नहीं किया, पर उसका करियर बर्बाद हो जाए, पूरा उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी खराब हो जाएगी एक महिला के झूठे आरोप मात्र से। तो इसको समझने का। और इसका मनीष बनाम महाराष्ट्र राज्य अन्य विवाद में बातें की गई थी, जहां पर 195 वन का धारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, परंतु ऐसे मामलों में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जहां पर यह चीजें बताई जा सकती है। ये सब चीजें अब बेखौफ होकर निजी स्वार्थ के चलते पुरुष के विरुद्ध दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज करवाए जाते हैं। 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय में भी ये चीजें स्पष्ट की थी, बातें की। 2013 में भी केरल राज्य में ये बातें निर्णय आई थी सामने, झूठा आरोप लगा दुष्कर्म के मामले आए थे। तो सोच के देखिएगा, ये मामला लगातार बढ़ रहा है। अब महिला उत्पीड़न हुआ, महिला के साथ किसी प्रकार से हुआ और वो रिलेशनशिप में नहीं है तो सीधा आरोप लगाती है। या तो इस तरह भी देखिए, दहेज प्रताड़ना के संदर्भ में, जब तक रिश्ते सही है दहेज के मामले ठीक है, जैसे ये रिश्ते खराब होते हैं तुरंत पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम दहेज उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे मामलों में थोड़ा सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर केवल भारत में ऐसा नहीं है। अब मैं छद्म नारीवाद के संदर्भ में बातें पहले भी किया हूँ कि छद्म नारीवाद को नारीवाद को है ना, हम लोग दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। नारीवाद को हम केवल क्या करते हैं, इसको ना नेगेटिव वे से यह समझते हैं कि नारीवाद नारी जो है उत्पीड़न उसको हुआ है, उसको सशक्त करना है, जिसमें हम उसके बहुत से कार्य करवाएंगे तो नारीवाद का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। पर यह ध्यान रखिएगा, नारीवाद के कॉन्सेप्ट में जवाबदेही भी आती है कि हम नारीवाद को अर्थात फेमिनिज्म को हम डेवलप कर रहे हैं तो उस व्यक्ति विशेष फीमेल में जवाबदेही भी आए कि जो आपको शक्ति गई है उसका आचरण आप तो सही से कीजिए। तो यही कोर्ट कहना चाहती है, बताना चाहती है कि सामाजिक और पुलिस प्रशासन व्यवस्था भूमिका पुरुषों को ही दोषी मानती है। तो ऐसे संदर्भ में नारी जो व्यक्ति विशेष है उसको सही डिसीजन लेना चाहिए या ऐसे कदम उठाने चाहिए जो व्यक्ति विशेष के इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खराब ना कर पाए। समझ गए यहाँ पर क्या बातें की जा रही है। तो ऐसे बहुत से मामले आपको अनगिनत, ऐसा अब भारत में ही नहीं है, विदेशों में, ब्रिटेन में ऐसे कई मामले आपको देखने में, अमेरिका में देखने को मिल जाते हैं, यूरोपियन बहुत से कंट्री में देखने को मिल जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, सभी जगह कहानियां यही है। अगर इकोसिस्टम ही ऐसा डेवलप कर दिया गया है कि उत्पीड़न का अर्थ क्या है, उत्पीड़न का, अब मान लीजिए एक मेल है एक फीमेल है, शादी किया जाता है दोनों का, ठीक ना। अब दोनों के बीच डेली लड़ाई झगड़ा होता है। अब महिला क्या करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, हाथ काटती है, पैर काटती है, धमकी देती है मरने का बार बार। अब रीजन उसके पीछे बहुत से हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या मेल दोषी है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पुरुष द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो उनको तो सजा मिल ही रही है। पर जो प्रताड़ित भी नहीं करे बेचारा, बस इसलिए फंस जा रहे हैं कि महिला ने आरोप लगा दिया बलात्कार का, दहेज उत्पीड़न का। अब उसके लिए जांच होने से पहले ही उसकी पुरुष की पर्सनल जो होता है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट जो होता है, उनके जीवन जीने का अधिकार होता है, वही समाप्त हो जाता है। तो इस सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आम धारणा से उलट है मणिपुर का सच, इसे समझने का प्रयास करेगा। जो पहले मेथी का समस्या बताया था मैं, वहां तक आपको यहाँ तक वो चीजें काम कर देगा, ठीक ना। जनसंख्या जो बढ़ा है, सब सभी चर्चा यहाँ तक कर दी गई है। अब यह सुनियोजित षड्यंत्र है या कुछ और है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, याद होगा मणिपुर जो भारत का जो मैप है, याद रखिएगा, ये जो मणिपुर का क्षेत्र है क्या है, म्यांमार से छटा हुआ क्षेत्र है ना। तो क्या है, यहाँ पर आपको कभी गोल्डन स्टॉक का नाम बताया था जहाँ अफीम के व्यापार की जाती है। हाल ही में मैंने आप लोग को यह क्षेत्र के बारे में बताया था और अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र का बारे चर्चा की थी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर सरकार सख्त हो रही है, विकास हो रहा है, इन क्षेत्रों सारे राज्यों में विकास हो रहा है। तो जो म्यांमार से सटे क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, अफीम के म्यांमार कंबोडिया जैसे क्षेत्र हैं, आपको व्यापार अफीम व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर अफीम की व्यापार की जाती है, ब्लैक और मार्केट में भी होते हैं। तो क्या यहाँ पे गुट होंगे ना, अगर मान ली शराब माफिया लोग हैं, वैसे ही अफीम माफिया लोग होंगे।
तो ये कभी नहीं चाहेंगे यहाँ पर शांति सुरक्षा इन क्षेत्रों में डेवलप हो। तो यह है ना, मेती और नागा समुदाय या अन्य जनजातीय समुदाय के बीच आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं। नहीं आरक्षण का मुद्दा होता तो क्या होता, सत्याग्रह होता, इसके लिए धरना प्रदर्शन होते, गोली बारूद थोड़ी चलता, लोगों के घर थोड़ी जलाए जाते। समझने का प्रयास कीजिएगा, सामने मुद्दा ये है, पर इसके बैकडोर में आके बहुत से संस्थाएं अर्थात जो इस प्रकार के लोग हैं, जो माफिया लोग हैं अफीम व्यापार के, वो सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन उसके पीछे क्या है, जितना ये अशांत क्षेत्र होगा उनके लिए उतना लाभ होगा। इसलिए जरूरी है कि इन सब को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि इम्फाल के पश्चिम जिले में नेंगोल आरक्षित वन क्षेत्र, इम्फाल जिले के पूर्व में नेंग माइचिंग आरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र समेत कुल 14 वन क्षेत्रों को जलाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। आप समझ के देखिए, मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे 14 क्या है वन क्षेत्र जो संरक्षित है राज्यों के द्वारा, उसको अतिक्रमण किया जा रहा है अफीम व्यापार के लिए। अब बात यार ध्यान रखिए, जब इन सब चीज़ों के संदर्भ में ये सब चीज़ें हो जाती है तो विरोध प्रदर्शन होते हैं, मारकाट होता, सांप्रदायिकता बढ़ती है, तो राज्य एजेंसियाँ क्या करेगी, अब इस पर लगाम लगाएंगे। और मैं आपको कितनी दफ़ा पॉलिटी क्लास में बताया, ऐसे ही दैनिक जागरण में, कि तब तक मामला ठीक रहता है जब तक आप राज्य के एजेंसी की शक्तियों का जो प्रयोग करने वाला तंत्र है उसका हनन नहीं करते। अर्थात युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, याद होगा, जितने स्टूडेंट है लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो मैं आप लोग को बताया युक्ति युक्त प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, तो जब तक आप उनका उल्लंघन नहीं करते राज्य कुछ नहीं हस्तक्षेप करेगी। अब क्या कर रहे, 14 राज्यों का अतिक्रमण कर, तो 14 क्षेत्रों का आक्रमण कर रहे, जला रहे, मारपीट कर रहे। देखिए देश का गृह मंत्री आपके यहाँ पहुंच गया, तब क्या होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा राज्य के बीच, और वो जो विरोध शक्तियां हैं उनके बीच। तो कभी भी विरोध शक्तियां जीत पाएंगी राज्य से, कभी भी नहीं जीत पाएगी। सबसे बड़ा कौन होता है, राज्य की एजेंसी होगा, सारा सिस्टम उसके साथ है। तो ये कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, प्रश्न को समझने का। तो आगे हम बात करेंगे, आगे क्या है कि आपको यह डाटा दिया गया, विकास के दौर की अर्थव्यवस्था लगातार अव्वल रहा है। तो देखिए यहाँ पर वित्तीय वर्ष के चौथे तिमाही कृषि का कितना वृद्धि रहा है, आंकड़े आप लोग क्या करना है, की नोट्स लिख लेना है। 22 और 23 में सेक्टर वाइज प्रदर्शन कैसा रहा है, इसको भी आप लोग को राइट डाउन कर लेना है। जैसे कृषि मछली पालन में, एक सेकेंड कहाँ भाग रहे हो जी, 4.0%, खनन में 4.6%, इसी तरह सारे जगह लिखे हुए। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा, भारत में कितने कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर है, उसका भारांश क्या है, भारांश क्या है, क्वेश्चन में लिख के भेजिएगा, बाकी आंकड़े यहाँ से उतार लीजिएगा। चलिए फिर कल हम मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। करना क्या आप लोगों को, फिर इसके बीच में ऐप डाउनलोड कर लेना, जो भी सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ लीजिए। चलिए, हैव ए नाइस डे।